वेस्ट एशिया के तपते रेगिस्तान में इस वक्त एक नई बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी सुलह की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और कतर इसमें मध्यस्थ बनकर डिप्लोमेटिक पॉइंट्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त जब दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर थीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक कतर और फिर बहरीन पहुंच जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट है, या फिर वेस्ट एशिया में चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते दखल को रोकने के लिए दिल्ली से कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया है? आखिर बहरीन में हुए हालिया एरियल स्ट्राइक्स के तुरंत बाद भारत की एंट्री का असली मतलब क्या है? पिछले कुछ महीनों से खाड़ी देशों में जो उथल पुथल मची है, उसने ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी और रीसेंट मिलिट्री प्रेशर के बाद अब सीज फायर और बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। दोहा में पर्दे के पीछे नेगोशिएशंस चल रहे हैं और सत्ता के नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन जब बड़े देश अपने घाव छांट रहे होते हैं या थक चुके होते हैं, तब एक पावर वैक्यूम पैदा होता है, और इसी पावर वैक्यूम को भरने के लिए बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हर कोई अपनी चाल चल रहा है। लेकिन ठीक इसी टाइमिंग पर जयशंकर की अचानक एंट्री ने पूरी कूटनीतिक स्क्रिप्ट को पलट कर रख दिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि जयशंकर ने अपनी यात्रा की शुरुआत कतर से की और फिर तुरंत बहरीन का रुख किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। कतर इस पूरे पीस प्रोसेस का मुख्य सूत्रधार रहा है। उसके पास नेगोशिएशन टेबल की चाबियां हैं और वह अमेरिका तथा ईरान दोनों के सीधे संपर्क में है। जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करके ये साफ कर दिया कि पश्चिम एशिया में होने वाले किसी भी नए समझौते में भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जब भी इस रीजन में कोई बड़ा मिलिट्री प्रेशर या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। कतर प्राकृतिक गैस का एक विशाल स्रोत है। वहां जाकर भारत ने अपनी ऊर्जा सप्लाई चेन को सुरक्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य की किसी भी अनिश्चितता का असर भारत की इकोनॉमी पर न पड़े। लेकिन कतर तो सिर्फ इस बड़े गेम का पहला कदम था। असली रणनीतिक बिसात तो इसके बाद बहरीन में बिछाई गई, जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कतर जैसे शक्तिशाली और धनवान मध्यस्थ से मिलने के ठीक बाद जयशंकर बहरीन क्यों गए? आखिर बहरीन के पास ऐसा क्या है जिसने भारत को अपनी विदेश नीति का इतना बड़ा दाम खेलने पर मजबूर कर दिया? इस रहस्य को समझने के लिए आपको बहरीन की जियोपॉलिटिकल लोकेशन और हालिया क्राइसिस को समझना होगा। बहरीन केवल एक छोटा सा खाड़ी देश नहीं है, यह अमेरिका के 5th नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इसके बावजूद हालिया संघर्ष के दौरान बहरीन को कई हॉस्टाइल ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा। वह इस पूरे पावर गेम में सीधे तौर पर एक विक्टिम रहा है। एक तरफ कतर, जो सुरक्षित बैठकर बातचीत करवा रहा है, और दूसरी तरफ बहरीन, जिसने सीधे तौर पर हमले झेले हैं। जयशंकर का कतर के तुरंत बाद बहरीन जाना एक बहुत बड़ा और शार्प डिप्लोमेटिक सिग्नल है। भारत दुनिया को यह बता रहा है कि वह केवल नेगोशिएटर्स या पावरफुल ब्लॉक्स के साथ ही नहीं खड़ा है, बल्कि उन देशों के साथ भी मजबूती से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिनकी सुरक्षा और संप्रभुता इस पूरे क्राइसिस में खतरे में पड़ गई थी। बहरीन में लगभग 1/3 आबादी भारतीय प्रवासियों की है। ये वो लोग हैं जो बहरीन की अर्थव्यवस्था की असल रीढ़ हैं। जब वहां हालात बिगड़ रहे थे, तो इन लाखों भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जयशंकर ने बहरीन के शासक किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से सीधी मुलाकात की। यह कोई आम शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये एक गारंटी थी। उच्चतम स्तर पर यह संवाद बहरीन के सत्ता प्रतिष्ठान में भारत की गहरी पैठ को दर्शाता है। जयशंकर ने वहां के टॉप लीडर्स को स्पष्ट संदेश दिया कि नई दिल्ली संकट के समय अपने लोगों और अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सीक्रेट पर, जिसकी चर्चा नॉर्मल न्यूज में मिस हो जाती है। यह सीक्रेट है पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को जड़ से काटना। जब कतर और ओमान के साथ पाकिस्तान ने भी सीज फायर में मध्यस्थता करने की कोशिश की, तो इस्लामाबाद को लगा कि उसे मिडिल ईस्ट में फिर से एक बड़ा और निर्णायक रोल मिल जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से खाड़ी देशों में रिलीजन का कार्ड खेलकर अपनी कमजोर इकोनॉमी को छिपाने की कोशिश करता आया है, लेकिन जयशंकर के इस एक दौरे ने
पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने अपनी मजबूत इकोनॉमी, रिलायबल पार्टनरशिप और विशाल ग्लोबल मार्केट के दम पर अरब देशों को यह याद दिला दिया कि मध्यस्थता कोई भी करे, लेकिन उनका असली, पारदर्शी और भरोसेमंद रणनीतिक साझीदार सिर्फ भारत ही हो सकता है। भारत अपनी इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल लेवरेज के जरिए पाकिस्तान के कूटनीतिक माइलेज को पूरी तरह शून्य कर रहा है। आज भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं, बल्कि इक्वेशन बदलने वाला देश बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करने तक सीमित है, तो आप अभी भी पिक्चर का एक बहुत छोटा हिस्सा देख रहे हैं। असली खेल तो अब शुरू होता है, और इस खेल का निशाना पाकिस्तान नहीं, बल्कि बीजिंग में बैठा ड्रैगन है। पश्चिम एशिया में इस समय एक बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अमेरिका का फोकस अब धीरे धीरे इंडो पैसिफिक और अन्य ग्लोबल क्राइसिस पर शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में चीन इस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आगे आ रहा था। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले चीन ने ही ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस हालिया संघर्ष के बाद भी चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों को अपने डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर रहा था। जयशंकर का यह खाड़ी द्वारा चीन के खिलाफ भारत की एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। भारत ने खाड़ी देशों के सामने चीन का एक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प पेश कर दिया है। संघर्ष के कारण जो भी बुनियादी ढांचे का डैमेज हुआ है, वहां अब अरबों डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है। इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, मेडिकल सपोर्ट और नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट में भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जैसे L&T और टाटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। भारत अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए हार्ड इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने की रणनीति पर चल रहा है। यह एक ऐसा साइलेंट टेक ओवर है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पूरी तरह भारत के पक्ष में शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बहरीन पर हुए हालिया हमलों ने एक नई सामरिक जरूरत को जन्म दिया है। जब अमेरिकी नेवल बेस होने के बावजूद बहरीन के ऊपर क्रॉस बॉर्डर प्रेशर बना, तो उसे एक नए और रिलायबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तलाश है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत यहां एक बहुत बड़ा डिफेंस प्लेयर बनकर उभर सकता है। अघोषित तौर पर ही सही, लेकिन भारत बहरीन के साथ ही बाकी खाड़ी देशों को अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणालियां जैसे एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आकाश मिसाइल डिफेंस या ब्रह्मोस जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है। आज की बंटी हुई दुनिया में किसी एक देश के साथ खड़े होकर दूसरे को नाराज करना बहुत आसान है, लेकिन भारत एक साथ अमेरिका का क्लोज पार्टनर भी है और ईरान के साथ भी ऐतिहासिक रिश्ते मेंटेन कर रहा है। भारत खुद को एक ऐसे विश्व मित्र के रूप में स्थापित कर रहा है जो बिना किसी गुट का हिस्सा बने सबके साथ व्यापार और शांति स्थापित कर सकता है, और इसका सीधा फायदा भारत के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स को मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC की। हालिया क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण इन मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर एक तरह का अस्थायी ब्रेक लग गया था। भारत की पूरी रणनीति यह है कि जैसे ही शांति बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े, इन प्रोजेक्ट्स को दोबारा फुल स्पीड में पटरी पर लाया जाए। भारत ईरान में चाबहार के माध्यम से सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच को हर हाल में सुरक्षित करना चाहता है। IMEC सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड के फ्लो को कंट्रोल करने की चाबी है। अगर यह कॉरिडोर अपने तय समय पर आगे बढ़ता है, तो चीन का पूरा सिल्क रूट प्रोजेक्ट इसके सामने फीका पड़ जाएगा। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि असली ताकत सिर्फ मिलिट्री में नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने में है। और ऐसा नहीं है कि भारत केवल पश्चिम एशिया में एक्टिव है। डिप्लोमेसी का यह स्केल देखिए। उधर इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक नया धमाका कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भारत की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, और इधर पश्चिम एशिया में जयशंकर भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को रीडिफाइन करके एक नया तांडव कर रहे हैं। इन सब के बीच कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान का दौरा पूरा करने के बाद 13 जुलाई को जयशंकर सीधे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में 2028 से 29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। खाड़ी देशों का समर्थन भारत के इस वैश्विक अभियान के लिए
एक मजबूत और अभेद्य दीवार का काम करेगा। यह ग्लोबल मंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है।